नमस्कार, मैं रविश कुमार। ट्विटर कंपनी ने भारत सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ चुनौती देने का मन बना लिया है। ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी याचिका भी दायर कर दी है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर ने खबर प्रकाशित की कि ट्विटर कंपनी भारत सरकार के कुछ आदेशों को अदालत में चुनौती देने जा रही है। इसमें बताया गया कि सरकार के अधिकारी कई प्रकार के कंटेंट को हटाने के लिए बेवजह दबाव डालते हैं। इस खबर को समाचार एजेंसी ANI ने भी प्रकाशित किया कि ट्विटर कंपनी भारत सरकार के कुछ आदेशों को अदालत में चुनौती देने वाली है। जैसा कि हमने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था, लेकिन सारी दुनिया अमेरिका नहीं है। वहां भी ट्विटर के इस कदम को लेकर आज तक बहस हो रही है। आज ही IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की जवाबदेही का सवाल एक वाजिब सवाल है। जवाबदेही जरूरी है। पहले हम खुद के रेगुलेशन से शुरू करते हैं, फिर इंडस्ट्री का रेगुलेशन होता है और उसके बाद सरकार का। बहरहाल आज कहानी घूम रही है जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के मामले के आसपास। कमाल यह है कि जी न्यूज ने राहुल गांधी के मामले में फेक वीडियो या डॉक्टर वीडियो चलाने की सारी जिम्मेदारी अपने ही 2 कर्मचारियों पर डाल दी है और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दायर की है। अब तय करना मुश्किल हो रहा है कि प्रेस की आजादी पर हमला छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है या जी न्यूज कर रहा है, या जी न्यूज के वे 2 कर्मचारी कर रहे हैं जिन पर जी न्यूज ने मिलीभगत कर वीडियो में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। सीधे गिरफ्तारी पर आने से पहले देखते चलते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है और कहां कहां घूमती जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाते हैं। उनके दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, जिसका आरोप SFI पर लगता है। हालांकि SFI ने इसका खंडन किया है कि उसके कार्यकर्ताओं ने हमला नहीं किया। हिंदू की खबर में लिखा है कि इस हमले के आरोप में SFI के 24 कार्यकर्ता जेल में हैं। 25 जून को हुई इस घटना पर वायनाड में पत्रकार राहुल गांधी से सवाल करते हैं, तो जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि जिन बच्चों ने ऐसा किया उन्हें समझ नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस बयान को जी न्यूज अपनी तरह से समझने की कोशिश करता है और उसे अपने दर्शकों के सामने इस तरह से पेश करता है कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारों को बच्चा समझकर माफ कर दिया है। जी न्यूज पर राहुल का यह बयान 1 जुलाई को प्रसारित होता है। पहले आप राहुल गांधी का असली बयान सुन लीजिए। We don't believe in solving problems with hatred and with anger, and that's why also I'm saying that, the youngsters here have got excited. Fine, they have a slightly different ideology than us. We don't appreciate the fact that they've broken my office, but we'll fix our office. It's not going to stop working just because they've come here and they've broken it. We'll fix it. We'll make it, back to normal. And but we should be forgiving towards them. खुद जी न्यूज ने माना है कि यह लापरवाही जानबूझकर की गई है। उसे भूलवश या मानवीय चूक की आशंका नहीं है, बल्कि गंभीर अपराध की आशंका है। जी मीडिया कॉरपोरेशन ने नोएडा पुलिस को अर्जी दी है कि उसके 2 पत्रकार नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा के खिलाफ मामला दर्ज हो, जांच हो। द प्रिंट ने लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बताया है कि जी न्यूज के शो के प्रोड्यूसर के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। नोएडा पुलिस जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन के घर चली गई, क्योंकि न्यूज चैनल ने ही मांग की थी कि जांच हो, कानूनी कार्रवाई हो। उसी समय छत्तीसगढ़ की पुलिस भी रोहित रंजन के घर पहुंच जाती है। जी न्यूज की शिकायत की खबर की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने भी पुष्टि की है। हम अंग्रेजी में दर्ज इस शिकायत का शब्दशः अनुवाद नहीं कर रहे हैं। शिकायत पत्र में जी न्यूज की तरफ से लिखा है कि हम कुछ तथ्य बताना चाहते हैं जिससे बहुत ही गंभीर अपराध करने का शक पैदा होता है। नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा सीनियर प्रोड्यूसर और प्रशिक्षु प्रोड्यूसर के तौर पर संपादकीय टीम से जुड़े थे। 1 जुलाई को दोनों ने न्यूज एजेंसी ANI से एक वीडियो प्राप्त किया जिसमें राहुल गांधी का बयान था, जिसमें मिस्टर गांधी ने वायनाड में उनके दफ्तर में हुए हमले की निंदा की थी। लेकिन नजर से चूक हो जाने के कारण यह बयान हमारे DNA शो में गलत संदर्भ में चल गया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। कंपनी ने इस मामले की आंतरिक जांच कराई है और इस गलती के लिए जिम्मेदार नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा को नौकरी से निकाल दिया है। मौजूदा हालात में कंपनी ठोस रूप से मानती है
और शक करती है कि विकास कुमार झा और नरेंद्र सिंह की तरफ से जो लापरवाही हुई है वो जानबूझकर हुई है। इसमें दोनों की मिली भगत लगती है। इस आलोक में आपसे गुजारिश है कि आप विकास कुमार झा और नरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और इस मामले की जांच करें। यह शिकायत में जी न्यूज की तरफ से लिखा गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर आपत्ति जताई, जी न्यूज के खिलाफ मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई। यह भी सही है कि इस घटना को लेकर जी न्यूज ने प्रमुखता से माफी मांगी है। डीएनए में भी माफी मांगी गई है और दूसरे कार्यक्रमों में भी और ट्विटर पर भी। मेरे ख्याल से इतना काफी था। कांग्रेस को रोहित रंजन की गिरफ्तारी की जिद छोड़ देनी चाहिए थी। हां, अगर जी न्यूज को लगता है कि इस मामले में किसी की मिलीभगत थी, लापरवाही नहीं थी, गंभीर अपराध का उसे शक है, तब तो मामला कांग्रेस के बाहर का हो जाता है। इसलिए अभी इस मामले को पत्रकारिता पर हमला की तरह देखने से बचिए। अगर हमला है तो एंकर रोहित रंजन सबसे पहले जी न्यूज से ही पूछें कि क्या नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराकर सही किया गया। अगर जी न्यूज थाने में शिकायत दर्ज करा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराकर कैसे गलती कर दी? क्या वाकई राहुल गांधी के वीडियो को इस तरह से चलाने की जवाबदेही में एंकर या किसी और वरिष्ठ का कोई रोल नहीं था? उन्हीं दो प्रोड्यूसर का था। रोहित रंजन ही बता सकते हैं कि विकास कुमार झा और नरेंद्र सिंह ने मिली भगत कर क्या किया। उनका यह काम पत्रकारिता पर हमला था या नहीं? यह हमला किसके फायदे के लिए किया गया? राहुल गांधी के वीडियो को डॉक्टर किया गया, यानी इधर उधर का जोड़ जाड़ दिया गया। इसके लिए फेक वीडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस एंकर और दोनों प्रोड्यूसर से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह मामला राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हो रहा। जी न्यूज के कार्यक्रम के क्लिप को लेकर बीजेपी के सांसद और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर और कई अन्य लोगों ने ट्वीट किया या वायरल कराया। आज के हिंदू अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर छपी है कि कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा है, तब भी नहीं किया गया है। यही नहीं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि उनके सांसद फेक वीडियो फैला रहे हैं। कायदे से राज्यवर्धन राठौर का यह ट्वीट जी की माफी के बाद ही डिलीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि राज्यवर्धन राठौर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पार्टी के जिम्मेदार पद पर हैं। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया पे फर्जीवाड़ा करना एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप आतंकियों के साथ मिलकर करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना सेंसिटिव माहौल है आज देश का, इतना धर्मांधता के चलते क्या हो रहा है देश में हम सब देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत होती है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ एक फर्जी वीडियो ट्वीट करेंगे। आप चुने हुए सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉल फॉर ग्रेस, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस है वो अभी भी चल रहे हैं उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप धर्मांधता की आग को, उन्माद की आग को भड़का तो रहे ही हैं, आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। हमने पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर का ट्विटर हैंडल चेक किया, आप भी देख सकते हैं। राज्यवर्धन राठौर के 17 लाख फॉलोअर हैं। जी न्यूज की माफी के बाद आज भी उनके हैंडल से यह झूठ प्रसारित हो रहा है कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारों को बच्चा समझकर माफ कर दिया, जबकि राहुल ने घटना के तुरंत बाद निंदा की और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। राज्यवर्धन राठौर ने 2 जुलाई की सुबह 10 बजे यह ट्वीट किया। इसमें जी न्यूज के कार्यक्रम के क्लिप का इस्तेमाल किया गया है और क्लिप के ऊपर लिखा है, उदयपुर हो या वायनाड, जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़ी रहने वाली कांग्रेस का चरित्र वही रहता है। जिहादी आतंकी विष बेल का बीज किसने बोया, किसने सींचा, खुद सोचिए। इसी के साथ भाजपा सांसद ने जी न्यूज का वीडियो क्लिप भी शेयर किया है, जिसे लेकर जी न्यूज माफी मांग चुका है। राज्यवर्धन राठौर ने
जी न्यूज के एंकर के बयान को अपने ट्वीट में शामिल नहीं किया है। 3 जुलाई को राज्यवर्धन राठौर ट्वीट करते हैं कि माफी तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को मांगनी होगी या फिर ये लोग कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार ये लोग आरएसएस व भाजपा पर आधारहीन आरोप लगाकर जांच की दिशा और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। क्या यह ट्वीट उदयपुर की घटना को लेकर है या क्या यह ट्वीट जी न्यूज के वीडियो क्लिप के जवाब में है? राज्यवर्धन राठौर सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। जी न्यूज के क्लिप को शेयर करना उतनी बड़ी गलती नहीं है क्योंकि एक चैनल ने चलाया था, लेकिन जब उस चैनल ने ही माफी मांग ली तब क्यों राठौर ने जी न्यूज का क्लिप डिलीट नहीं किया? तब भी जब ट्विटर कंपनी ने इस ट्वीट के नीचे चेतावनी चिन्ह लगा दिया है। यहां एक बात कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता के पेशे में हम सभी से मानवीय भूल होती है। मैं खुद कई बार नाम नंबर को लेकर गलती कर जाता हूं, कई बार कानूनी फैसलों या आर्थिक घटनाओं को समझने में भी कमियां रह जाती हैं। कोई इशारा कर देता है तो अगले कार्यक्रम में सुधार कर लेता हूं और मामूली गलती होती है तो कई बार आगे भी बढ़ जाता हूं। जैसे 4 जुलाई के कार्यक्रम में हमने कहा कि सहारनपुर में कई लोगों के खिलाफ 307 की धारा लगाई गई, तो कोर्ट ने पूछा जिन्हें चोट लगी है वो कौन है, तो एक वकील ने ध्यान दिलाया कि हत्या के इरादे का संबंध चोट लगी है या नहीं लगी है इससे नहीं हो सकता। उनकी बात सही लगी और इससे सीखा भी। तो ऐसी चूक हो जाती है जिसे हम कई बार सुधार लेते हैं। हम जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश के मसले पर आएंगे, लेकिन जैसा कि शुरू में कहा, इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से देखना चाहिए। दिवंगत पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ केस हो गया, प्रशांत कनौजिया और सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान और अब पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या रोहित रंजन को इनमें से किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी को पत्रकारिता पर हमला लगा? क्यों नहीं लगा? आपातकाल क्यों नहीं लगा? क्या सभी की या इनमें से किसी एक के भी मामले में रोहित रंजन ने कभी निंदा की है? धर्म के नाम पर आग लगाने वाले जुबैर की जमानत मांगने वालों को उदयपुर का जल्लाद भी मासूम लगेगा जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी। ये 28 जून को रोहित रंजन का किया गया ट्वीट है जब जुबैर को गिरफ्तार किया गया था, और यह लिखा था रोहित रंजन ने। इसमें कई सूचनाएं गलत हैं, सच्चाई इसके विपरीत है। जुबैर ने हिंदू पक्ष की तरफ से नफरती बयान देने वालों का वीडियो ही उजागर नहीं किया, बल्कि 4 जून को इलियास शरफुद्दीन के बयानों को जुबैर ने ही उजागर किया। ये टीवी डिबेट में दूसरे धर्म को भड़काने वाली बातें करते हैं। ऐसे कई लोगों को जुबैर ने उजागर किया और समाज को सावधान किया, लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी के बाद इस ट्वीट में रोहित रंजन ने जुबैर को धर्म के नाम पर आग लगाने वाला घोषित कर दिया, फैसला सुना दिया। यही नहीं, जुबैर की जमानत की मांग करने वालों को बता दिया कि वे सभी उदयपुर के जल्लाद को मासूम समझते, जबकि यह पूरी तरह से गलत बात है। तमाम बड़े संगठनों और आम नागरिकों ने उदयपुर की घटना की तत्काल निंदा की। इसके बाद भी रोहित रंजन ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है। इस ट्वीट के कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार माना। साफ साफ कहा कि इस देश का माहौल बिगाड़ने में इस लेडी की इकलौती भूमिका है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्हें आपत्तिजनक बयान के बाद पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के भीतर पल रही ऐसी सोच के बारे में कोई बयान दिया? जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उदयपुर की घटना पर मैंने क्या कहा, तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि ऐसे बयानों पर क्या राय है उनकी, जिससे भारत को दुनिया के सामने सफाई देनी पड़ती है? मैं तो पिछले हफ्ते नहीं था, तब भी जहां था वहां गाड़ी रोककर फेसबुक पर उदयपुर की घटना की निंदा की और कार्रवाई की मांग की। सरकार की कार्रवाई से ऐसा नहीं लगता कि उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रियाज और गौस मोहम्मद को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब एनआईए भी जांच कर रही है। इन दोनों के अलावा मोहसिन और आसिफ को भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुझसे कोई नहीं कह रहा है कि मैंने उदयपुर के हत्यारे और कश्मीर में पकड़े गए आतंकी कनेक्शन को लेकर प्राइम टाइम क्यों नहीं किया या कुछ लिखा क्यों नहीं।
आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन बीबी के निर्देशन में लगे इस पोस्टर में पूछा गया है कि यह बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। मीडिया में खबरें छपी हैं कि उदयपुर की घटना का मुख्य आरोपी रियाज बीजेपी से संबंधित था, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के साथ रियाज की तस्वीरें हैं। इस पर मेरी राय है कि कोई भी किसी के साथ तस्वीर खिंचा सकता है, जब तक कोई ठोस तरीके से साबित ना हो। इस पर समय से पहले लिखने या बोलने से बचना चाहिए। हालांकि किसी ने इसे लेकर मांग नहीं की मुझसे। बेशक कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकवादी तालिब हुसैन शाह का संबंध थोड़ा प्रमाणित होता है कि वह जम्मू कश्मीर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया था। 9 मई को उसे प्रभारी नियुक्त किया गया था। बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया है। कहा है कि ऑनलाइन सदस्यता का फायदा उठाकर सदस्य बन गया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बीजेपी का कहना गलत भी नहीं। लेकिन अगर यही तालिब हुसैन शाह कांग्रेस का सदस्य निकलता या महबूबा मुफ्ती की पार्टी का होता तो गोदी मीडिया हफ्तों डिबेट कर देश का माहौल गर्मा देता कि इन दलों में आतंकवादी पलते हैं। खुद बीजेपी तूफान खड़े कर देती। इसके बाद भी पत्रकारिता का अनुशासन मुझे ऐसा करने से रोकता है। जब तक इसमें बीजेपी की भूमिका साबित ना हो, लिखने बोलने से बचना चाहिए। यह केवल एक सूचना है। राजनीतिक दलों को छूट है, वो आरोप लगा सकते हैं। इसी छूट का इस्तेमाल बीजेपी भी करती रही है। अब जैसे उदयपुर के रियाज को लेकर बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौर का ही ये ट्वीट देख लीजिए। इसमें वो लिखते हैं कि आतंकी रियाज भाजपा नेताओं व कार्यालयों पर हमले का षड्यंत्र रचकर निकट जाने का प्रयास करता रहा और राज्य खुफिया तंत्र सोता रहा। इसमें कांग्रेस सरकार की भूमिका संदिग्ध दिखती है। आमजन व भाजपा नेताओं का जीवन खतरे में डालने वाली कांग्रेस बताए उसका आतंकी से क्या संबंध है कि उसे छूट मिली। कमाल है ना। अब बताइए कि क्या हम इसी तर्क से श्रीनगर में तालिब हुसैन शाह नाम के आतंकी जो बीजेपी का सदस्य बन गया था उसे कैसे देखें? कम से कम राज्यवर्धन राठौर के तर्क से क्या खुफिया तंत्र की नाकामी कह सकते हैं? आई एम जस्ट आस्किंग, नॉट मेकिंग एनी जजमेंट। पिछले एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। पहले उदयपुर में शामिल एक आतंकवादी के हाथों कन्हैयालाल की हत्या, उस आतंकवादी का नाम रियाज अतारी। वह रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। आज भले गुलाब चंद कटारिया जी कह दें कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटो तो हर किसी की नहीं हो सकती। आपने देखी होगी वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रियाज अतारी को उदयपुर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवंबर 2019 में सदस्यता दे रहे हैं और पीछे बैकड्रॉप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे थे। आप सबने देखा होगा। उसके बाद पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी, उनमें से एक की पहचान हुई तालिब हुसैन शाह। और पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। तालिब हुसैन शाह वो तो बीजेपी के पदाधिकारी निकले। ऑफिस बेरर ऑफ बीजेपी तालिब अहमद शाह। जब यह पकड़ा गया तब यह पवित्र अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बना रहा था। तालिब हुसैन की अरेस्ट के साथ एक नया विषय उभर के आया है। जो बॉर्डर पार जो आतंकवादी और खासकर जो शरारती तत्व है जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये एक नया मॉड्यूल है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी ऑनलाइन मेंबरशिप है, बड़ा आसान है, कोई भी आदमी इसका मेंबरशिप ले सकता है। ये एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा। और कोई ऐसा मोड नहीं कि उस ऑनलाइन मेंबरशिप देने से पहले उसके जो क्रिमिनल या टेररिस्ट को ऐसा कैरेक्टर या ऐसे जिसे कहते हैं उसके रिकॉर्ड या एंटीसीडेंट्स भारतीय जनता पार्टी देख पाए। लेकिन एक नया मॉड्यूल है। हमारी आज की कहानी जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिशों से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी कहानी कई कहानियों से जुड़ती चली गई। इसलिए उन कहानियों की तीर्थ यात्रा जरूरी थी। जब भी कोई पत्रकार गिरफ्तार होता है तब लोग मेरी तरफ भी देखने लग जाते हैं
कि मुझे कब फंसाया जाएगा, कब किसी आरोप में जेल ले जाया जाएगा, मैं अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। और वही निगाह मेरी तरफ देखती है कि अगर रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या मैं निंदा करूंगा। रोहित रंजन ने तो पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा नहीं की, कई पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा नहीं की। इसके बाद भी अगर नियति चाहती है कि मैं गिरफ्तारी की निंदा करूं तो मुझे निंदा करनी चाहिए। वैसे माफी मांगने के बाद गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब जी न्यूज ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है तब क्या कहा जाए। तब रोहित की पत्रकारिता की बात तब तक हम कर ही सकते हैं। अप्रैल के महीने में दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, उस वक्त वहां पर तनाव भी हुआ। रोहित रंजन ने उस समय एक कार्यक्रम किया जिसका टाइटल है जहांगीरपुरी की साजिश बेपर्दा ऑपरेशन टोपी वाला। इस पोस्टर पर उस पूरी घटना का एक ही विलन है और वो जो टोपी वाला है। लगता है इसी तरह के कार्यक्रम से तंग आकर 23 अप्रैल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सभी चैनलों को चेतावनी जारी की। उत्तर पश्चिम दिल्ली के कवरेज को लेकर खास तौर से उस एडवाइजरी में कहा कि चैनलों ने भड़काऊ हेडलाइन का इस्तेमाल किया है, हिंसा के वीडियो लगाए हैं जिससे सांप्रदायिक नफरत भड़क सकती है, कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। किसी खास समुदाय का फुटेज दिखाकर सांप्रदायिक तनाव मत भड़काइए, इस तरह से हेडलाइन मत बनाइए कि सनसनी पैदा हो और प्रशासन के काम को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। रोहित रंजन के शो के दूसरे टाइटल को देखकर सूचना मंत्रालय से ही पूछा जा सकता है कि क्या ऐसे टाइटल उसकी एडवाइजरी के हिसाब से सही हैं, जैसे जनसंख्या जिहाद पर बाबा करेंगे कानूनी वॉर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर यह टाइटल लिखा गया है। कुतुब मीनार में क्या हिंदू आस्था का अपमान। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में किसी चैनल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अपनी एडवाइजरी में क्या ऐसे ही टाइटल को देखकर लिखा गया है कि चैनल अपने कार्यक्रमों में सांप्रदायिक बातें ना करें। 23 अप्रैल की एडवाइजरी में बिना चैनल का नाम लिए एक डिबेट शो के टाइटल का जिक्र है, अली वर्सेस बली, कहां कहां खलबली, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और टाइटल है अली बजरंग बली पर खलबली। हम बिल्कुल नहीं कहते कि यह एडवाइजरी की चेतावनी इस तरह के शो को लेकर थी या इसी शो को लेकर थी, क्योंकि एडवाइजरी में किसी चैनल का नाम नहीं। अगर सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस तरह के कार्यक्रमों के लिए चेतावनी जारी नहीं की थी तो फिर किस तरह के कार्यक्रमों के लिए की थी। रोहित रंजन एक अपने कार्यक्रम का वीडियो पिन किया है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, यानी उनके ट्विटर हैंडल पर सबसे पहले यही वीडियो दिखेगा। इस वीडियो में एक हेडलाइन इस तरह से है, मदरसा मौलाना की हिंदुस्तान से साजिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। यूपी में धर्मांतरण के कितने जिहादी। क्या यह पत्रकारिता है? क्या यह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुकूल पत्रकारिता है? मोहम्मद जुबैर ने इसी कार्यक्रम को लेकर बताया था कि एक मुस्लिम विद्वान बनकर इसमें बैठा हुआ है जो उल्टी सीधी बातें कहता है। सूचना मंत्रालय की एडवाइजरी में यही सब तो ना करने की चेतावनी दी गई थी। क्या जुबैर ने इसे उजागर कर मंत्रालय की मदद नहीं की? इस कार्यक्रम में यह एंकर प्रवक्ताओं को धर्म से संबोधित करता है, धर्म का नाम लेकर पुकारता है। क्या यह पत्रकारिता है? यहां यह बताना जरूरी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। इनमें से 4 नाम ऐसे नजर आते हैं जिनके बारे में जुबैर ने ही उजागर किया कि ये लोग धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। इसके बाद भी रोहित रंजन ट्वीट करते हैं कि मोहम्मद जुबैर धर्म के नाम पर आग लगाने वाला है। उनके कई ट्वीट ऐसे हैं रोहित के कि देखकर आप तय नहीं कर पाएंगे कि जनाब पत्रकार हैं या किसी धार्मिक संगठन के लड़ाके। जुबैर को मारने की धमकी देने वालों का क्या हुआ? क्या कोई गिरफ्तार हुआ? पता कीजिए। कल यानी 4 जुलाई को दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों के कई संगठनों ने मोहम्मद जुबैर और कई पत्रकारों के दमन के खिलाफ बैठक की, निंदा की। क्या रोहित रंजन ने उसके बारे में कुछ कहा, लिखा? एडिटर्स गिल्ड ने इतनी बार पत्रकारों के दमन को लेकर बयान दिए, उन्हें लेकर कभी रोहित रंजन ने कुछ कहा या उनके साथियों ने कुछ कहा? बहरहाल जी न्यूज के एंकर को आज छत्तीसगढ़ की पुलिस वारंट लेकर गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन रोहित को नोएडा पुलिस ले गई और उनसे पूछताछ करने लगी। मुकेश सिंह सेंगर और रविश रंजन शुक्ल की यह रिपोर्ट देखिए। अरे यहाँ ड्रामा हो जाए, आप लोग एक वर्दी में भी है, ये सही है। तो आप बार-बार सीआरपी कर रहे हैं, एक भी वर्दी में है, इसके बाद बताइए आईडी कार्ड है अपनी, आईडी कार्ड भर्ती होते हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के गाजियाबाद के घर पर चल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस है
तो दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार सुबह 6 बजे आई थी। लेकिन रोहित वॉशरूम के बहाने अंदर गए और उन्होंने गाजियाबाद पुलिस और यूपी सरकार से ट्वीट कर मदद मांगी। फिर क्या था, गाजियाबाद पुलिस आई और जबरन छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी से रोहित रंजन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना ID कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पे रीड थे कि अपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे। छत्तीसगढ़ में जो भिवानी के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत करके जी न्यूज़ के जो एंकर हैं रोहित और उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर शिकायत की और ये कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिससे जो सामाजिक सौहार्द है वो देश का बिगड़ा, तनाव पैदा हुआ। तो इसी के चलते उन्होंने तकरीबन दर्जन भर जो मामले हैं वो रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए और इसके बाद में 4 तारीख को ये मामले उनके ऊपर में दर्ज हुए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में और SSP गाजियाबाद को इसकी शिकायत भी की, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि रोहित को नोएडा पुलिस को सौंप दिया गया है। नोएडा पुलिस को जी न्यूज़ की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें कहा कि नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा, जो उनके यहाँ सीनियर प्रोड्यूसर और ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं, वो गलत खबर चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह 8 बजे दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसी केस में नोएडा पुलिस ने आनन फानन में रोहित से पूछताछ शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस खाली हाथ घूमती रही। नोएडा पुलिस अब एक दूसरे केस में उससे पूछताछ कर रही है, ये जानकारी है आपको? जी नहीं, ऐसी जानकारी तो अपने को प्राप्त नहीं हुई है, बट उन्होंने थाने आने पर हमको पता चला कि उन्होंने नोएडा पुलिस ने एक GD एंट्री की है और मतलब जनरल डायरी में एंट्री की है और उनको पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोई अपराध क्रमांक का मेंशन नहीं है, कोई भी मतलब धारा वारा मेंशन नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जी न्यूज़ पर एक गलत खबर दिखाई गई थी, जिसमें वायनाड में तोड़फोड़ पर बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज़ के बाहर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। इसी को लेकर रायपुर में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कांग्रेस ने इस मामले में यूपी पुलिस के दखल की निंदा की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि यूपी पुलिस ने एक आरोपी को बचाने के लिए जानबूझकर जांच में दखल दिया है। गंभीर अपराध के एक आरोपी को कानूनी जांच से छुपाने के लिए यूपी पुलिस ने बिना वजह बताए राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उनके राजनीतिक आकाओं को किस बात का डर है, जो जांच से सामने आ जाएगा। वैसे रोहित रंजन ने गलत खबर दिखाने पर अपने चैनल पर माफी मांग ली है, लेकिन ये मामला उससे पहले ही इतना तूल पकड़ चुका था कि हालात रोहित रंजन की गिरफ्तारी की नौबत तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए, गिरफ्तार क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। कोर्ट का वारंट लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने के बाद नोएडा पुलिस ने जी न्यूज़ के मामले में केस भी दर्ज कर लिया और उसको एंकर रोहित रंजन से पूछताछ की याद भी आ गई। दावा किया जा रहा है कि जो भी किया गया वो कानून के दायरे में किया गया। सवाल ये है कि क्या सबका अपना अपना कानून है? नोएडा से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
अब चलते हैं अमरावती। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी अमरावती में हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या में काफी समानताएं हैं। सभी प्रमुख संगठनों और व्यक्तियों ने दोनों मामलों की निंदा की है। ndtv.com पर हमारे सहयोगी असीम ने एक बेहद संवेदनशील लेख लिखा है कि आस्था के नाम पर छुई मुई होना बंद कर दिया जाए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, समाज में हत्यारे ही पैदा होंगे। काश अमरावती और उदयपुर के हत्यारों को यह बात समझ में आ गई होती। 21 जून रात 10:26 उमेश कोल्हे अपनी दवा दुकान से चंद मिनटों पहले घर के लिए निकले। दुकान से कुछ दूरी पर ही उनका कत्ल हो गया। इस सीसीटीवी में कुछ हत्यारे बाइक मोड़ते दिख रहे हैं। उमेश घुटने के बल बैठे हैं। पीछे उनका बेटा बहू आ रहे थे। उन्होंने शोर मचाया तो कातिल भाग गए। उनकी हत्या इसी गली में, वो जो अगर दूर आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, बिल्कुल उसके पास में हुई। और इत्तेफाकन वहां से मात्र 20 कदम की दूरी पर ये एक्सॉन अस्पताल है और यहाँ के कर्मचारियों ने ही उन्हें स्ट्रेचर पर इस अस्पताल तक पहुंचाया। ये वो कर्मचारी हैं जो स्ट्रेचर पर उनको लेकर के आए थे। कैसी हालत थी उनकी उस वक्त जब आप लोग, और कैसे पता लगा कि वहां पर वो गिरे हुए? वहाँ के लोग 10-12 लोग हम आके बताए यहाँ पर, इसलिए हम जरा वहाँ पे दौड़ के गए तो स्ट्रेचर लेके गए तो हम 5-6 कर्मचारी लेके हमने अस्पताल में लाए। हमारे सब लोगों ने, टीम ने उनका एक जांच की, लेकिन वो पहली मृत्यु घोषित हो गए थे। आरोप लगा मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू राजा शेख इब्राहिम, शाहरुख पठान उर्फ बादशाह हिदायत खान, अब्दुल तौफीक उर्फ नानू शेख तस्लीम, शोहेब खान उर्फ बुरिया साबिर खान, आतिफ रशीद आदिल रशीफ, डॉक्टर यूसुफ खान, बहादुर खान, बिलाल और शेख इरफान पर। 11 दिनों बाद हत्या के मास्टरमाइंड इरफान को नागपुर से पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक इरफान रहबर नाम का एक एनजीओ चलाता है। पुलिस के मुताबिक उसने ही हत्या की योजना बनाई और हत्यारों को 10,000 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल भी दी। 300 रुपए में हत्या के लिए एक चाइनीज चाकू भी खरीदा गया था। पहले 20 जून को हत्या को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। हत्यारों ने उमेश कोल्हे के बारे में पूरी रेकी कर रखी थी। वो रोजाना 10 से 10:30 बजे निकलते थे, लेकिन 20 जून को उन्होंने दुकान 9 से 9:30 बजे ही बंद कर दी, इसलिए हत्या एक दिन टल गई। आखिरकार 21 जून को हत्यारों को मौका मिल ही गया। एक घर सूना हो गया। महेश जी, मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी आंखें बार बार नम हो जाती हैं, भाई की याद आती है? सॉरी, कोई बात। मेरा और एक भतीजा है जो हमारे साथ नहीं रहता है, तो उसको संकेत के वाइफ का यानी हमारे बहू का फोन आया कि भैया को किसी ने चाकू मार दिया है। तो वो दौड़ते हुए आया, मुझे बोला कि भैया को चाकू मार दिया है, चलो जल्दी से। हम दोनों साथ में निकल गए। अभी तब तक हम ये सोच रहे थे कि चाकू मार दिया है, कहीं तो भी किसी ने थोड़ा बहुत कुछ लग गया होगा हाथ पे, इस पे उस पे। लेकिन वहां जाने के बाद में जब पता चला कि जो चाकू है, फिर संकेत ने मुझे बताया कि चाकू जो है वो एग्जैक्ट यहाँ मारा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा सीरियसनेस एकदम से हम भी घबरा गए कि क्योंकि नेक में चाकू लगा है, तो हम भी डर गए फिर उस चीज को लेके कि पता नहीं अभी क्या होगा। और भैया को तो आईसीयू में लेके गए थे। उमेश कोल्हे की जानवरों की दवाई की दुकान है और मामले के दूसरे आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान जानवरों के डॉक्टर हैं। दोनों 15 साल से एक दूसरे से परिचित थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। उमेश कोल्हे ने उसी ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। आरोप है कि डॉक्टर यूसुफ खान ने उसी पोस्ट को कलीम इब्राहिम ग्रुप में फॉरवर्ड कर लोगों को उमेश कोल्हे के खिलाफ उकसाया। हैरानी की बात यह भी है कि हत्या के बाद डॉक्टर यूसुफ उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और उनके भाई से मिलकर संवेदना भी प्रकट की थी। हालांकि उमेश कोल्हे का परिवार भी उनके रोल को सीमित मानता है, वहीं डॉक्टर यूसुफ का परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है। पहले तो बिजनेस टर्म्स थे। डॉक्टर यूसुफ जी, डॉक्टर का तो ऐसा था, यूसुफ जी का ऐसा था कि वो भी भैया के अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर जो है डॉक्टर साहब, तो वो वेटरनरी डॉक्टर है और ये उमेश भाई का मेडिकल स्टोर है एनिमल्स के मेडिसिन का, तो हमेशा वो वहाँ से मेडिसिन लेते थे। और उनके जो दोस्त आने वाले हैं अदर डॉक्टर्स, वो भी वहीं से लेते थे। तो इस तरह से उनका रिलेशन उनसे उमेश भाई से कम 15 सालों से। इस मामले में अमरावती पुलिस की भूमिका भी सवालों में है, क्योंकि स्थानीय बीजेपी नेता और सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर हत्या की वजह छिपाने का आरोप लगाया। कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है। घाव जो था वो सीधे क्लियर था, आए
मारे और चले गए। ये इंटेंशन से उनको मारा गया, चोरी की कोई मंशा कहीं नहीं थी। हालांकि अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि बहुत ही पेशेवर तरीके से मामले की जांच की गई और उमेश के घर वालों को सब कुछ बताया जाता रहा है। इस आरोप में भी कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने चोरी और लूटपाट की घटना का एफआईआर किया। हमारे एफआईआर में आज तक हमने चोरी और लूटपाट की घटना का सेक्शन नहीं लगाया, ना ही हम उस एंगल पे आगे तपास किया। हमारा पूरा फोकस, क्योंकि ये थेरी सारा कॉन्फ्लिक्ट थी, हमने इसमें तपास किया। इस बीच उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड जांच की तरह ही अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच भी अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दी गई है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख रही है। लेकिन बात सिर्फ उमेश की नहीं है। पता चला है कि अमरावती में तकरीबन 8 और लोगों को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। घबराए लोगों ने सोशल मीडिया पर माफी का वीडियो पोस्ट कर जान की भीख मांगी है। गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ। जिन 7 लोगों को फोन पर धमकी मिली है, फिलहाल उन्होंने कैमरे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। एनआईए मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में सिर्फ ये एहतियात रखना होगा कि हड़बड़ी में कहीं कानून के लंबे हाथ किसी बेगुनाह तक ना जा पहुंचे। मुंबई में सुनील सिंह और अमरावती में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।